हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाथर रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं विष्णु श्रेष्ठा की एक स्टोरी के ऊपर। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बहुत मुझे पहले से ही पता है कि मैंने रिएक्शन दिया था, बट वो एक नेपाली वीडियोस थी और एक हिंदी की वीडियो थी, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं थे। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक जयदेवाल यूट्यूब चैनल की वीडियो के बारे में, द स्टोरी ऑफ ब्रेव विष्णु श्रेष्ठा के बारे में। ये जो है ना हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि विष्णु श्रेष्ठा की स्टोरी क्या है, हिंदी में हम जानेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो चेक इट आउट करें आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सबे जनलाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेपाली गोरखा सोल्जर के बारे में जो भारतीय आर्मी में पदस्थ था और जिसने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि हर भारतीय इनका कर्जदार है। दोस्तों, एक अकेला गोरखा सोल्जर, जी हाँ दोस्तों, एक अकेला गोरखा सोल्जर 40 लोगों पे भारी पड़ा। 40 रॉबरी और 40 जो हमलावर थे उन पे यह भारी पड़ा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब मैं इस स्टोरी को आपके सामने बताऊँगा तो आप इसको इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपके सामने आंखों के सामने पूरा दृश्य बन जाएगा कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ। और ये बहादुरी किस्से के बाद इनको अलग अलग मेडल सम्मानित किया गया। पूरे विश्व भर ने इनको कवर किया, विश्व भर की मीडिया ने इनको कवर किया। तो चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, इनका परिचय जान लेते हैं। तो ये जो बहादुर सैनिक हैं, ये बहादुर सोल्जर हैं, इनका नाम है विष्णु श्रेष्ठा। ये नेपाल के परवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और ये भारतीय आर्मी की 8th गोरखा इन्फेंट्री से जुड़े थे। तो ये मैंने आपको बेसिक परिचय इनका बता दिया है। तो अब मैं कवर करने वाला हूँ इनके द्वारा किया गया वो बेहतरीन कारनामा, वो बड़ा कार्य जिसके लिए दोस्तों हम सभी भारतीय के लिए ये इंस्पिरेशन है और हम सभी भारतीय इनके कर्जदार हैं। तो चलिए इनके उस इंसिडेंट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल में बताएंगे तो पता चलेगा ना कि इसको प्लीज अंत तक देखिएगा और इसको इमेजिन जरूर कीजिए। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी पता चलेगी तो पता चल जाएगा ना कि हुआ क्या था, ये क्या स्टोरी थी। नेपाल यूट्यूब चैनल। मित्रों, बात है 2 सितंबर 2010 की। एक 35 साल का सोल्जर जिसका नाम विष्णु श्रेष्ठा था, वो किसी काम से गोरखपुर से रांची जा रहा था। जिस ट्रेन में वो जा रहा था उसका नाम मौर्य एक्सप्रेस था। मौर्य एक्सप्रेस दोस्तों, ये ट्रेन जब जा रही थी तो ये ट्रेन दोस्तों वेस्ट बंगाल के चित्रंजन के आसपास एकदम से रुक गई। 40 हथियार बंद यानी 40 दोस्तों रॉबर्स जो थे, जिनके पास हथियार थे, गन्स थी, वो ट्रेन में चढ़े चोरी करने। जैसे वो रॉबर्स ट्रेन में चढ़े, 40 रॉबर्स ट्रेन में चढ़े, उन्होंने अपनी गन्स निकाल ली, अपने हथियार निकाल लिए और ट्रेन में बैठे लोगों को डराने लगे और उनसे उनका कीमती सामान छीनने लगे। तो इस समय की बात है कि जो विष्णु श्रेष्ठा जी सो रहे थे, वो नींद में थे। लेकिन जैसे ये रॉबर्स उस ट्रेन में आए, इस 40 रॉबर यानी 40 रॉबर उस ट्रेन में आए, विष्णु श्रेष्ठा जी जग गए। उनकी बर्थ का नंबर 47 था और AC 3rd में वो थे। जब उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को एनालिसिस किया तो उनको पता चल चुका था कि आखिरकार इस ट्रेन में हो क्या रहा है। जितने भी लुटेरे थे दोस्तों, उन सब ने अपनी हथियार के दम पर, जितने भी लोग थे उन सभी से वो दोस्तों उनके कीमती सामान, मोबाइल, पर्स और पैसे, जो भी गहने, छीनने लग गए। जैसे जैसे दोस्तों वो छीन रहे थे, धीरे धीरे वो विष्णु श्रेष्ठा जी के पास आ रहे थे। जैसे ही वो लुटेरे विष्णु श्रेष्ठा जी के पास आए, उन्होंने विष्णु श्रेष्ठा जी से उनका पर्स, मोबाइल, पैसे, उनकी जो घड़ी थी वो छीन ली। विष्णु श्रेष्ठा जी ने कुछ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आप वो उसने कुछ नहीं किया, वो पहले स्टोरी में पता चला। उनका हथियार, उनका पर्स छीन लिया गया, उनका घड़ी छीन ली गई, लेकिन उसने कुछ क्यों नहीं किया? उनको कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उस ट्रेन में 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा रॉबर्स थे, हथियारबंद रॉबर्स थे, जिनके हाथ में गन्स थी, इनके हाथ में हथियार थे। तो ये नहीं चाहते थे अगर मैं रेजिस्टेंस करूंगा, अगर मैं विरोध करूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, अपने हथियार से लोगों को मारना चालू कर देंगे और हत्याएं होना चालू कर देंगे। तो यहाँ विष्णु श्रेष्ठा ने दिमाग से काम लिया और उन्होंने अपना सामान दे दिया। अब विष्णु श्रेष्ठा को कोई मन नहीं था किसी से लड़ाई करने का, उनको बस अपने डेस्टिनेशन पे जाना था और ये देखना था कि सब लोग सेफ रहें, ये इंसिडेंट जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा घटना हो गई उस समय जहाँ विष्णु श्रेष्ठा जी को मजबूर होना पड़ गया। दोस्तों, ये जो रॉबर्स थे, इन रॉबर्स में से एक ग्रुप ने क्या किया, इस जो लुटेरे थे इनमें एक ग्रुप ने क्या किया, एक लड़की थी 18 साल की, उस ट्रेन में बैठी। बिल्कुल, वो स्टोरी विष्णु श्रेष्ठा जी की एक दुख वो छोड़ के बैठी थी। वो रॉबर्स उस लड़की के पास गए, उसका गैंग रेप करने की कोशिश की।
दोस्तों ये गैंग रेप उनके पेरेंट्स के सामने करने की कोशिश की थी उन्होंने। अब यहाँ विष्णु श्रेष्ठा जी का बिल्कुल सब्र टूट गया, क्योंकि अभी तक वो चाह रहे थे किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ऐसे और जब incidents ये को बात देख के आई तो कोई फिर भी सोल्जर और खासकर गोरखा सोल्जर चुप नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। विष्णु श्रेष्ठा जी ने अपना जो ट्रेडिशनल हथियार होता है गोरखा का, खुखरी को अपने यहाँ से निकाला, और बस फिर क्या था, जैसे ही दोस्तों विष्णु श्रेष्ठा जी उस ट्रेन के उस जो कोच था, उस जो एरिया था वहाँ गए जिस पे लड़की के साथ रेप करने का ये ट्राई कर रहे थे, 3 लोगों को कंधे से यूँ पकड़ा और अपनी खुखरी से तीनों को मार डाला। तीनों को उन्होंने मार डाला अपनी खुखरी का प्रयोग करके। और आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि उस ट्रेन में 3 लोग नहीं थे, उस ट्रेन में 40 हथियारबंद लुटेरे थे। एक अकेला गोरखा सोल्जर जिसके पास खुखरी है, उसने 3 लोगों को मार दिया। इसके अलावा दोस्तों जैसे ये इंसिडेंस हुआ, जैसे 3 लोगों को उन्होंने मारा अपने दम पर पूरे, क्योंकि सब रजिस्टर उनके ऊपर चढ़ चुके, 3 लोगों को उन्होंने मार दिया। उसके अलावा जो 8 अलग अलग उनके लुटेरे थे, उनको जैसे ही पता चला वो विष्णु श्रेष्ठा जी के ऊपर चढ़ गए। लेकिन दोस्तों विष्णु श्रेष्ठा जी ने उनमें से 8 से ज़्यादा लोगों को, जितने भी लोग आए, घायल कर दिया अपनी खुखरी से। लेकिन जब वो इस रेजिस्टेंस को कर रहे थे तो उनकी जो खुखरी थी वो जब वो मार रहे थे, तो क्योंकि गोरखा सोल्जर है, खुखरी उसके हाथ में जम जाती है। वो जब इतने लोगों को यूं करके मार रहे थे तो क्या हुआ, जब उन्होंने बहुत तेज़ी से पावर लगाई तो खुखरी उनके हाथ से फिसल गई, फिसल के नीचे गिर गई। इसी का फ़ायदा उठाने के, देखिए इतने सोल्जर, इतने जो लोग हैं, इतने लुटेरे हैं, उनके पास इतने हथियार हो, ये केवल खुखरी के साथ, खुखरी नीचे गिर चुकी है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। एक उनका जो लुटेरा था उसने खुखरी को उठाया और इनके पीछे हमला कर दिया, पीठ पीछे हमला कर दिया। उसके बाद उस खुखरी से उनके हाथ पे हमला किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब ये हमला हो चुका था, क्या गोरखा सोल्जर यहाँ हार मान लेता? नहीं दोस्त, विष्णु श्रेष्ठा ने हार नहीं मानी। उन्हें अपनी खुखरी को छीना और जितने भी लोग थे, जितने भी जो लुटेरे थे, उन पे हमला करना वापस चालू कर दिया। अब जैसे ये सब हुआ, 3 लुटेरों की हत्या हो गई। 3 लुटेरों को विष्णु श्रेष्ठा जी ने अकेले अपने तो पहले स्टार्ट में उन्होंने कत्ल कर दिया, ट्रेन में किसी ने भी विष्णु श्रेष्ठा की मदद नहीं की, अकेले वो लड़ते रहे उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे 8 लोग और घायल हो गए, उस ट्रेन में 3 लोग मरे पड़े हैं और 8 जो हैं, 8 जो लुटेरे हैं वो घायल हो चुके हैं। बाकी जितने भी लुटेरे थे उनका ये देख के दिल दहल गया, क्या ये अकेला सोल्जर क्या है यार ये। वो सब वहाँ से भाग खड़े हुए, सब भाग गए। विष्णु श्रेष्ठा खुद लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी खून के कतरे तक दोस्तों ने डिसाइड कर रखा था कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। ये इंसिडेंस हो गया, ट्रेन का इंसिडेंस हो गया, पुलिस आई, सब कुछ हो गया, पुलिस आई। बाद में जितने भी रॉबर्स थे, बचे हुए थे, जितने भी बचे हुए थे, उनको बचे हुए बोलूँगा क्योंकि बाकी सबको तो ख़त्म। जितने बचे हुए रॉबर्ट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे ट्रेन में जितनी भी लूटी चीज़ें बरामद की थी सब उन्होंने वापस कर ली। अब जैसे ये इंसिडेंस हुआ, उसके कुछ समय बाद दोस्तों विष्णु श्रेष्ठा जी को इलाज मिला, वो ट्रीटमेंट हुआ, 2 महीने के अंदर ठीक हो गए। लेकिन इन 2 महीनों के अंतराल में जो इनको मीडिया ने कवरेज दिया, बहुत देना ही चाहिए था। बहुत विश्व भर की मीडिया ने इनको कवर किया, इंडियन मीडिया ने इनको कवर किया, पूरे इंडिया में इनको सराहा गया, इनको इनके किस्से लोगों ने पढ़े और इनकी चीज़ों को सबने सम्मानित किया और मेडल्स मिले इनको। नेपाल की मीडिया ने भी इनको कवर किया। इनको फिर भारतीय आर्मी से दोस्तों सेवा रक्षक मेडल जो होता है वो मिला। और एक और ये मेडल जो होता है, मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ कौन सा मेडल था। ये बहुत इनको सम्मानित करने वाला मेडल था, इंडियन आर्मी से थे ये दोस्तों। जीवन रक्षक पदक, सेना मेडल इनको नवाजा गया। ये सम्मान इनकी इतनी बहादुरी के लिए एक सम्मान, एक छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने जो किया उनके लिए हम कर्जदार हैं। लेकिन दोस्तों किस्सा अभी यहाँ खत्म नहीं होता, अभी यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता। मैंने तो यहाँ तक सुना था, इसके बाद मैंने इनको दोस्तों जिस लड़की की इन्होंने इज्जत बचाई थी, उन लड़की के माँ बाप ने इनके सामने आए, इनके बेहतरीन कार्य के लिए उनको धन्यवाद किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने इस गोरखा सोल्जर को, इस ब्रेव गोरखा सोल्जर को पैसों का ऑफर दिया। उन्होंने बोला कि आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट आप ले लीजिए। छोटी सी गिफ्ट दोस्तों लाखों रुपए की थी, जो कि एक गोरखा सोल्जर को, जो इंडिया, फिर जो भी सोल्जर को इंडिया में मिलती है उससे कम उस समय। लेकिन उस सोल्जर ने साफ साफ मना कर दिया। क्या उन्होंने बोला ये मेरा फर्ज था, मेरा ये फर्ज था कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने जिस देश के लिए मैं सेवा करता हूँ लोगों को प्रोटेक्ट करना। सोचिए,
चाहते तो वो पैसे ले हाँ, सकते थे, कोई बिल्कुल। मना नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्रेवरी वाला काम किया, वो डिजर्व करते पैसे, लेकिन उन्होंने लेने से मना साफ साफ कर मना दिया। कर दिया। मैंने यहाँ तक सुनी थी कि उन्होंने बस खत्म, ये ट्रीटमेंट स्टोरी वीडियो जब मैं खत्म। आपके सामने सुना रहा हूँ, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा मेरे रूह कांप चुके हैं। जब मैं स्टोरी को पढ़ा, मैंने कम से कम 6 से 7 बार स्टोरी को पढ़ा। इतना बहादुरी वाला काम इन्होंने किया। इसके अलावा दोस्तों ये मेडल्स इनको मिले, लेकिन ये सम्मान बहुत कम है। हम इनके ज़िंदगी भर कर्जदार हैं इंडियन। इसके बाद इन्होंने सन 2010 में, उसी साल के कुछ महीनों बाद इन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले दोस्तों इनसे कांटेक्ट करने की, सर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका कोई भी ना सोशल मीडिया आईडी मुझे मिला, ना कुछ मिला। लेकिन मैं ज़रूर जब नेपाल जाऊंगा तो इनके पास जाने की कोशिश करूंगा और मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। ये मेरा अब एक प्रकार से मेरा ड्रीम मान सकते हैं। जबरदस्त ऐसे व्यक्ति से मिलना दोस्तों, ये बहुत ही ब्रेव कहानी थी। बिल्कुल, कहानी की रियलिटी थी, कहानी कहाँ, ये तो रियलिटी थी। इसके ऊपर दोस्तों भारत के सिंगर हिमेश रेशमिया ने एक फिल्म बनाने की, एक इनकी बायोपिक बनाने के लिए किया था, जिसका प्रोडक्शन अभी तक चालू नहीं हो पाया, डायरेक्शन चालू नहीं हो पाया है। और मुझे इस चीज़ पे बॉलीवुड वालों पे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि जो रियल लाइफ हीरो उस पर आपको हीरो बनाना चाहिए। मैं किसी पिक्चर इंडस्ट्री की नहीं बात करता, लेकिन ये जो बॉलीवुड में कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो ऐसी स्टोरी पे क्यों नहीं बनाते हैं। एक संजय दत्त, जो मैं क्या बताऊँ वो क्या काम किया, उस पर आपने स्टोरी बनाई, लेकिन एक विष्णु श्रेष्ठा, ऐसे ही भारत में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सोल्जर जिन्होंने ब्रेवरी का काम किया, लेकिन उनके ऊपर नहीं बनाया। ये इंसिडेंट्स को जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार उस ट्रेन में क्या केवल विष्णु श्रेष्ठा जी थे, और भी तो लोग थे ना। उस ट्रेन में 72 सीट्स होती हैं, एक बोगी में एक बाकी सब लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हाँ, तमाशा देखने अपना वाले बहुत स्वार्थी। होते हैं, काम करने ये वाले सिर्फ कोई इंडिया नहीं की होते। बात नहीं कर रही, कहीं भी पूरे विश्व भर में ऐसा ही होता है। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कि वैसे आपके कुछ आसपास होता अगर रहता है। अत्याचार होते हैं तो विष्णु श्रेष्ठा की जगह आप जैसा आप खड़े हों। बिल्कुल। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सोल्जर्स को, उन सभी नेपाली सोल्जर्स को खासकर, जो हमारी इंडियन आर्मी में हमको सर्व करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी एक भी ऐसी वॉर नहीं है जहां दोस्तों गोरखा का खून ना बहा हो। बिल्कुल, हमारी हर कहीं ना कहीं वॉर में दोस्तों, हमारी वॉर की सफलता में गोरखा का हाथ है, चाहे वो कारगिल की वॉर हो, चाहे 1971 की वॉर हो जिसमें बांग्लादेश आज़ाद करवाया गया था, कोई भी वॉर। तो मैं सभी गोरखा नेपाली सोल्जर, जितने भी सोल्जर हैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उन सभी सोल्जर का सम्मान करता हूँ, चाहे वो भारतीय हों, जो हमारे देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो वापस इनको सल्यूट करता हूँ। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर वीडियो हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लोगों को पता चलना चाहिए इस स्टोरी क्या है। आपने आधी बस अधूरी इस स्टोरी लोग वीडियो बताते हैं को यार, मैंने जब आपको लास्ट वीडियो पे आधी अधूरी स्टोरी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो कंफर्म में। स्टोरी नहीं थी। आखिरी बार मैं इनको वापस सम्मान करना चाहता हूँ। मेरा ये ड्रीम रहेगा कि मैं इनसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिलूँ। और मैं नेपाल, जैसा मैंने बताया कि सितंबर के 8वें आखिरी में आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए आपसे जय नेपाल, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, जय हिंद, सेफ रहे। रिश्ता की जो स्टोरी थी इसको मैंने 2 बार कवर किया, बट मुझे आधी अधूरी स्टोरी मिली। फर्स्ट नंबर पर मैंने स्टोरी रिएक्शन दिया तो 2019 के अंदर मैंने रिएक्शन दिया तो आधी अधूरी स्टोरी मिली। एंड 2021 के अंदर भी मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया, बट आधी अधूरी चीज़ में। एंड में जो उन्होंने बोला कि उन्होंने जिनकी बेटी के लिए उन्होंने हेल्प की, जो जिसकी बच्ची के लिए हेल्प की, उन्होंने इनको पैसों की गिफ्ट दिए, बट वो स्टोरी में पहले कभी नहीं बताया गया। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बताया कि इनको मेडल्स मिले, उन्होंने मेडल्स का कुछ और कहा था, इन्होंने कुछ और कहा, बट जो भी था इट्स रियली अमेजिंग एंड रियली क्रिएटिव काम किया। और ट्रेन में एक ही बोगी के अंदर 72% पैसेंजर होते हैं, किसी ने भी उठ के कुछ नहीं किया, उनकी हेल्प नहीं की। अगर पूरी ट्रेन की बात करें तकरीबन कोई 600-700 बंदी होते, इससे ज़्यादा भी होते, कुछ में 1500-1600 पैसेंजर भी होते हैं, बट किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो प्लीज़ इस तरह का कुछ होता है तो प्लीज़ आप उन बंदों की हेल्प करें जो हेल्प कर रहे हैं, उनकी तो हेल्प करो, कम से कम खुद नहीं करना चाहते तो उनकी तो हेल्प करो जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की। अब ये ना है कि भाई आप बैठे बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो और लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, तो ये तो गलत बात हुई ना। खैर, बात करें विष्णु श्रेष्ठा की, तो विष्णु श्रेष्ठा की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है और इन्होंने बोला कि मैं उससे इंटरव्यू लूँगा। हम कोशिश करेंगे जब ये इंटरव्यू वीडियो अपलोड करें तो उस पर भी रिएक्शन दिए। मेरा खुद ड्रीम था नेपाल जाने का, बट एंड वो इस टाइम पे बहुत डाउन पड़ा। एंड बिकॉज कोशिश करेंगे जब भी हमारा जाना हो या नहीं जाना हो, जब एक स्टोरी आई या कोई इस तरह डॉक्यूमेंट्री आई या कोई इंटरव्यू वाली वीडियो है तो हम इस पर रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी को कन्फर्म स्टोरी आपको कैसे लगी, क्योंकि आधी अधूरी स्टोरी लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे। मैंने बोला चलो आज को आपके सामने जो पूरी स्टोरी है वो बताएं। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और आज अगर ज़बरदस्त लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।